ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बातचीत को फिर से बढ़ाते हैं ठाकुर अमर सिंह जी से। सर, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के कयास लगाया जा रहा है, क्या समाजवादी को बीएसपी के साथ जाना चाहिए या जा सकता है? क्या इस तरह की संभावना बन सकती है सबसे या बीएसपी बीजेपी की संभावना बनती है? देखिए, सबसे पहले तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि 20 वर्षों से मुलायम सिंह जी का और मायावती जी का आपस में द्वंद्व चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है गेस्ट हाउस कांड में। दूसरी बात है, अभी हाल में ही आजम खान जी ने सार्वजनिक स्थल पर एक बयान दिया कि बबुआ जवान हो गया है, मायावती जी इसकी गोद में बैठिए, बड़ा मजा आ जाएगा। तो इस तरह के भद्दे बेहुदे बयान के बाद कोई भी इस स्त्री तरह की संभावना अगर अपने अस्तित्व की जरा भी जिसे चिंता है या जरा भी संवेदनशील है, तो किस तरह से कोई समझौता समाजवादी पार्टी में आजम खान ऐसे बेहुदे लोगों के रहते हुए हो सकता है? और सर, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, क्या विकासवाद और राष्ट्रवाद, क्या लगता है आपको आगे जो एजेंडा तय होगा किसी भी पार्टी के लिए, क्या यही एजेंडा आप होगा? धर्मनिरपेक्षता का जो एक चल रहा था देखिए, राजनीति, वो खत्म हो चुकी विकासवाद तो चलता ही अगर होता तो। उस मेट्रो की बात हुई जो चली ही नहीं, उस सड़क की बात हुई जो बनी ही नहीं, उस सड़क का पर्दाफाश हुआ, सहारनपुर से लखनऊ तक की सड़क जो फाइलों में बनी लेकिन भुगतान हो गया। नवनीत सहगल और अमर अमन ऐसे 14 साल से मायावती की भी सेवा में और इनकी सेवा में भी संलिप्त भ्रष्ट अधिकारी और व्यापारियों की बात हुई। ये सब जनता ने देखा। तो ये काला धंधा और गोरे लोग, ये काला धंधा करते हुए गोरे लोग रंगे हाथ पकड़े गए। और काम बोलता है की जगह मोदी जी का ये नारा कि कारनामा बोलता है, ये हिट हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं। नया क्या समीकरण बनता हुआ सर दिख रहा है? अब लगता है कि विपक्ष एक तरफ से एक लामबंद होगा, जो तथाकथित समाजवादी लोग हैं या समाजवादी लोग हैं, वो एक तरह से लामबंद होंगे मोदी जी को रोकने के लिए कि अब 2019 में उनको रोका जाए। इसको लेकर एक नई राजनीति शुरू हो सकती है, क्या इस तरह गुंजाइश है? मरता क्या न करता, ये सब लोग मरे हुए लोग हैं। लालू जी ने कहा था कि मोदिया हेलीकॉप्टरवा में चील कौवा की तरह उड़ रहा है। तो मैंने कहा था कि राजनीति में आपकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट आपको चुनाव लड़ने से मना कर दिया है लालू जी, तो आप राजनीति की जिंदा लाश हैं और चील कौवों का आहार लाश होती है। तो जब आप जान रहे हैं कि चील कौवा उड़ रहा है, तो आप उनका आहार क्यों बनना चाहते हैं? वह लोग जो आतंकवाद जिनके साय में पल रहा है, चुनाव के एक दिन पहले आतंकवाद का जखीरा और माल मसाला पकड़ा गया, वह लोग मोदी जी को आतंकवादी कह रहे हैं। वह लोग जो मंदबुद्धि हैं वो उन्हें गधा कह रहे हैं। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है मोदी जी को। इस सारे विशेषणों से, उपमा से नवाजने वाले लोगों को हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के विरुद्ध एक टिप्पणी मौत का सौदागर उन्हें मुख्यमंत्री बनाई। इतनी सारी टिप्पणियाँ और इतने गंदे प्रचार, झूठे प्रचार, इतने खराब हमले जो उनके ऊपर हुए हैं, वो कम से कम आने वाले 10 सालों तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जी का कब्जा होने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक कब्जा अगर उत्तर प्रदेश में हुआ, जो हिंदुस्तान का हृदय है, और उन्होंने अगर किसी उपयुक्त व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का संचालन करने का अधिकार दे दिया जो इनकी योजनाओं और इच्छाओं के अनुरूप काम करे, तो आप लिख लीजिए, जो उनकी चाल में चाल और ताल में ताल मिला करके चले, तो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का मोदी जी का होगा और उसके बाद देश का भविष्य मोदी जी का होगा। और विवेकानंद की तरह भारत भी, मोदी जी भारत के नए विवेकानंद बनकर नए विश्व गुरु के रूप में सामने आएंगे। और ये मैं चापलूसी में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बता दीजिए मोदी जी का मुकाबला किससे करें? राहुल गांधी से करें, अखिलेश यादव से करें, राम गोपाल जी कह सकते हैं कि अब की बार सीएम और 2 साल बाद पीएम। मैं नहीं कर सकता, इतना बड़ा मूर्ख मैं नहीं हो सकता। और मैं कोई भी अनावश्यक चापलूसी करने में बहुत कृपण हूँ, मैं चापलूसी कर ही नहीं सकता। और अगर मोदी जी में मैंने बहुत गुणात्मक अध्ययन किया कि कुछ मिल जाए तो मैं आलोचना करूं। मैं पूछता हूं, बताओ किस बात की आलोचना करूं? नोटबंदी से अगर जनता सुखी है तो आलोचना क्यों करूं? हमारे पास कोई काला धन नहीं, और इसके प्रमाण हो गए। उड़ीसा में जहां कांग्रेस थी वहां बीजेपी आ गई,
पूरे मुंबई में शिवसेना के भी शिवसेना ने विरोध किया था नोटबंदी का, तो शिवसेना के भी से समझौता किए बगैर भी बीजेपी बढ़ गई। बीजेपी पर भी। पूरे महाराष्ट्र में हर जगह शरद पवार ऐसा नेता वह सिकुड़ गया। तो हर जगह पूरी राजनीति का भगवाकरण नहीं, मोदीकरण हो रहा है। और इस बात से निश्चित रूप से ये हरदम जानिए कि बाहर वालों से ज़्यादा अपनों से खतरा होता है। मेरा अपना अनुभव है कि राजनीति में जब आप एक बड़े जाजोलमान प्रतीक के रूप में उभरते हैं तो आपको हमला पहले घर के अंदर से होता है। अगर आप देखें तो हरदम वो जूलियस सीजर को भी अंत समय में ब्रूटस से मरना पड़ा और उसका अंतिम शब्द यही था, ब्रूटस यू टू। मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति में चिन्हित करें नरेंद्र मोदी जी कि उनके इर्द गिर्द कौन कौन से ब्रूटस हैं जो नहीं चाहते कि देश बढ़े, उनका कद बढ़े। क्योंकि देश को मोदी जी के रूप में एक बड़े नेता के रूप में बड़ी आशाएं हैं और उन आशाओं को प्रतिफलित करना, राष्ट्रवाद को मजबूत करना, आतंकवाद से लड़ना हर भारतीय का कर्तव्य। सर चलते चलते मेरा आखिरी सवाल एक है, थोड़ा पर्सनल है आपसे, कि विकासवाद राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चलते हुए क्या ठाकुर अमर सिंह की कोई नई पारी देखने को मिलेगी भविष्य में? देखिए, दौलत और शोहरत इसका मुझे कोई आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, इतनी दौलत हो गई। और एक नंबर की शोहरत इतनी हो गई कि कोई दल नहीं है, कोई पद नहीं है। फिर भी गुजरात समाचार जो गुजरात का सबसे बड़ा चैनल है, मेरे ऐसे क्षुद्र व्यक्ति का, राम गोपाल जी रोज़ कहते हैं कि अमर सिंह कौन है, समाजवादी पार्टी से किक आउट किए हुए व्यक्ति है। मैं भी यही कहता हूं कि मैं किक आउट किया हुआ सौभाग्यवान व्यक्ति हूं, क्योंकि अगर किक आउट नहीं किया होता राम गोपाल ने तो अभी मैं यादव सिंह का मुकदमा, गायत्री अवैध खनन महाधिपति गायत्री प्रजापति का मुकदमा, सामूहिक गैंग रेप सिरों के नायक गायत्री प्रजापति का मुकदमा, ये तमाम जो भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं उसके बीच में, उस कीचड़ में, उस दलदल में मैं फंसा रहता। तो इस डूबते जहाज के बड़े छेद में अच्छा तो होता कि वो मुझे कहते कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राम गोपाल जी की बड़ी दया है मेरे ऊपर, उन्होंने इस जहाज को डूबने से पहले मुझे निकाल दिया कि तुम लिख लो। तो पंक्ति की कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ करके सुखी हूँ, क्योंकि पीछे की जो पंक्ति है वो सबसे सुरक्षित पंक्ति है। इससे पीछे मुझे कोई नहीं भेज सकता। संसद में तो अगर कल को बीजेपी ऑफर करे कि आप मेरी पार्टी को ज्वाइन करिए तो क्या? देखिए, ये सवाल चैनल में न करने का है न इसका उत्तर देने का है। ये बहुत ही निजी प्रश्न है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसा वातावरण है, कैसा प्रस्ताव है, और सब कुछ पर डिपेंड नहीं, उसमें अब मेरी मूल भावना ये है कि मैंने व्यक्तियों के लिए बहुत काम कर लिया, अब मैं देश के लिए करना चाहता हूँ। अब मेरा एक ही स्वप्न है कि मैं रामकृष्ण मिशन में जाऊँ। मैं ऐसे भी नवरात्र आ रही है, हर नवरात्र में मैं 9 दिन बहुत बड़ा सामूहिक भोजन वहाँ के श्रद्धालुओं को कराता हूँ। मिर्ज़ापुर में हमारी गौशाला भी है, और आज आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। तो हिंदू होने के लिए भारतीय जनता पार्टी में रहना या संघ में रहना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये भी ठीक है कि भारतीय राजनीति में जिस तरह से संघ को और भारतीय जनता पार्टी को अछूत बनाने का कुत्सित प्रयत्न किया गया है, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि मेरा अनुभव है कि अटल जी बहुत बड़े आदमी थे, आडवाणी जी भी बड़े आदमी थे, और नरेंद्र मोदी बहुत बड़े आदमी होने जा रहे हैं। आने वाला कल तय करेगा कि उनकी कीर्ति, उनकी तेजस्विता अछूत रहेगी। थैंक यू सर, हमसे इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए, हमारी बातचीत के लिए। ये थे हमारे तेज तर्रार समाजवादी और प्रसिद्ध सांसद ठाकुर अमर सिंह जी, जो हमसे बात कर रहे थे कि मौजूदा देश की जो राजनीतिक दिशा है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश की। आज इस बातचीत में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।